हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका क्लास 10th एसएसटी में। और आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विषय के एक पार्ट नागरिक शास्त्र का लेसन 1 सत्ता की साझेदारी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस लेसन का जो टॉपिक है उसमें क्या छुपा हुआ है। तो नाम जैसा कि है सत्ता की साझेदारी, सत्ता में शासन, राजनीति, और इसमें क्या है साझेदारी या शेयरिंग करना। जहाँ कहीं राजनीति में या शासन में आपस में कई मत होते हैं तो ऐसी दशा में शासन को स्थापित करना या उसमें स्थायित्व लाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस की समझदारी यही होती है कि हम सभी को ले करके आपस में विचारों को साझा करके तब एक सफल राजनीतिक प्रशासन को आगे बढ़ाएं, जिससे कि वहाँ की जनता भी, वहाँ के नागरिक भी उस का लाभ उठा सकें। तो आइए हम अध्याय की ओर चलते हैं। इस अध्याय में हम दो देशों बेल्जियम तथा श्रीलंका की सत्ता की साझेदारी क्या है, क्यों है, इसके बारे में जानेंगे। इस लेसन में मैंने दो देश लिए हैं जो आपके सिलेबस में है, बेल्जियम और श्रीलंका। दोनों ही कंट्रीज़ का मैंने मैप बनाकर आपको समझाने की कोशिश की है और आशा है कि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और रीड करेंगे। यह चैप्टर है बड़ा और इसको कम से कम 2-3 क्लासेस होनी चाहिए इसकी, लेकिन मैंने आप लोगों को आपकी सुविधा के लिए एक ही वीडियो में 3 दिन का काम मैंने एक ही वीडियो में आपको दे करके आपकी सुविधा दे रखी है। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं बेल्जियम। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। यूरोप में स्थित बेल्जियम का क्षेत्रफल 30,528 वर्ग किलोमीटर है। ये हमारे देश भारत से 108 गुना छोटा है। इसकी राजधानी ब्रसेल्स है। विश्व की सबसे उत्तम चॉकलेट का निर्माण बेल्जियम में ही होता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां 55% मंत्री महिलाएं हैं। और ये है मैप बेल्जियम का। इसकी राजधानी क्या है, ब्रसेल्स। ये मैंने इसमें शो कर रखा है। बेल्जियम के ओर जलीय सीमा तथा 3 ओर स्थलीय भाग है। इसके पड़ोसी देश नीदरलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग हैं। इस देश में फ्रांस या फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग ज़्यादा हैं, जबकि डच भाषा बोलने वाले लोग कम हैं। यहाँ अल्पसंख्यक फ्रेंच भाषी लोग अधिक ताकतवर रहे हैं। कालांतर में आर्थिक विकास एवं शिक्षा का लाभ पाने वाले डच बोलने वाले लोग उनकी इस स्थिति से नाराज़ हो गए। यही नाराज़गी फ्रेंच भाषी व डच भाषी लोगों के बीच तनाव का कारण बनी। यहाँ डच बोलने वाली जनसंख्या तो अधिक थी, किंतु समृद्ध व संपन्न नहीं थी। कहने का अर्थ यह है कि जो जनसंख्या डच बोलती थी उनकी संख्या अधिक थी, लेकिन वो समृद्ध या संपन्न नहीं थे। ऐसी स्थिति में बेल्जियम ने आपसी समझ के द्वारा सत्ता के दोनों, कौन से, डच और फ्रेंच, को साझेदार बनाया। आपसी भाईचारा बने रहने के कारण बेल्जियम के संविधान में 4 बार संशोधन या सुधार किए गए। यह संशोधन वर्ष 1970 से 1993 के बीच किए गए। अब बेल्जियम में साझेदारी की मुख्य बातें क्या क्या थी। पहला है केंद्रीय सरकार में डच व फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान रखना, यानी जो 2 भाषी थे डच और फ्रेंच, इन दोनों को ही समान संख्या में राजनीति में शामिल करना। दूसरा पॉइंट है किसी भी नवीन कानून को पारित करना तभी संभव होगा जब दोनों भाषी समान होंगे। भाई, जब दोनों के विचार और दोनों की संख्या, दोनों मतों की तरफ संख्या समान होगी तभी कोई कानून पास होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी एक समुदाय एक तरफा निर्णय नहीं ले सकता। बेल्जियम में ये व्यवस्था की गई, वो चाहे डच भाषी हो या फ्रेंच भाषी हो, अगर कोई एक निर्णय लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता। दोनों की आपसी समझ और आपसी साझेदारी से ही कोई निर्णय पास होगा। नेक्स्ट, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है। ये तो था बेल्जियम का परिचय। उसके बाद दूसरा देश है श्रीलंका। यह एक द्वीपीय देश है। इस देश का आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका है। वर्ष 1948 में यह एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। यानी बच्चों, यह आज़ाद कब हुआ, 1948 में एक आज़ाद देश बना। 1972 तक श्रीलंका का नाम सिलोन था। पूछा जाए कि श्रीलंका का पहले नाम क्या था तो आंसर होगा सिलोन।
जिसे बदलकर लंका नाम दिया गया। वर्ष 1978 में लंका नाम के आगे श्री लगाकर, नाम क्या था इसका लंका, उस लंका के आगे लगा दिया गया श्री और नाम क्या हो गया श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच की दूरी मात्र 31 किलोमीटर है। इस देश का क्षेत्रफल 65,610 वर्ग किलोमीटर है। यह देश पूरी तरह समुद्र से घिरा है। राजधानी कोलंबो है। ये आप देखिए मैप है भारत के जो दक्षिण में आप देखेंगे तो ये छोटा सा ड्रॉप शेप में श्रीलंका का मैप है। इसकी राजधानी है कोलंबो और इसको जो प्रमुख नगर है जाफना है, ट्रिकोमाली है, बट्टिकलोआ, ये मैंने इसमें शो किया है। और इसके बाद यह देश पूरी तरह समुद्र से घिरा है। राजधानी कोलंबो है। यहाँ 70% लोग बौद्ध धर्म को, 12.6% लोग हिंदू धर्म को, 9.7% इस्लाम, 7.4% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। इस देश की साक्षरता 92.5% है, जो अन्य विकासशील देशों की तुलना में सर्वाधिक है। अब इसकी कहानी क्या है श्रीलंका की? श्रीलंका में 3 प्रकार के लोग निवास करते हैं। पहला सिंघली, दूसरा श्रीलंकाई तमिल, वे तमिल जो श्रीलंका में रहते थे दूसरे थे, और तीसरे लोग थे भारतीय तमिल तथा मुसलमान, यानी जो भारत से गए हुए थे तमिल भाषी और मुसलमान, ये वहाँ के तीसरी कैटेगरी के लोग थे। तो कुल मिलाकर वहाँ पर कितने प्रकार के लोग थे? 3। नंबर 1 सिंघली, दूसरा श्रीलंकाई तमिल और तीसरा भारतीय तमिल और मुसलमान। अब आगे क्या है? भारतीय तथा श्रीलंकाई तमिलों का प्रतिशत 18%। भारतीय और श्रीलंका जो भारत के तमिल थे वे और श्रीलंका के तमिलों का प्रतिशत कितना था? 18%। जबकि सिंघली लोगों का प्रतिशत 74% था। शेष जनसंख्या मुस्लिम है। 13% श्रीलंकाई तमिल है। शेष 6% तमिल हिंदुस्तानी हैं। भारतीय तमिल के लोग हैं जो औपनिवेशिक काल में बागानों में काम करने के लिए भारत से लाए गए थे। श्रीलंका में जो तमिल गए थे उनके जाने का कारण क्या था? औपनिवेशिक काल में श्रीलंका में वे वहाँ के बागानों में काम करने के लिए एज ए लेबर वहाँ पर गए थे। सिंघली समुदाय जो कि संख्या में अधिक थे, इन्होंने सत्ता पर अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश की। विश्वविद्यालयों व सरकारी नौकरियों में सिंघलियों को प्राथमिकता देने की कवायद शुरू हो गई। उन्होंने ये कहा कि हमारी संख्या अधिक है तो हमारी जो मेजॉरिटी को देखते हुए हमें हर क्षेत्र में प्राथमिकता देनी होगी सरकार को। इसके बाद 1906 में एक कानून बनाया जिसमें तमिल भाषियों को दरकिनार कर सिंघली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया। इस कानून में यह भी दावा किया गया कि बौद्ध धर्म को संरक्षण प्राप्त है क्योंकि सिंघली लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। ऐसे फैसलों से श्रीलंकाई तमिलों में नाराज़गी बढ़ने लगी, ये तो जाहिर है बढ़ने लगी। वे अपने आप को उपेक्षित समझने लगे। वे ये महसूस करने लगे वहाँ का संविधान तथा सरकार की नीतियाँ उन्हें समान अधिकारों से वंचित कर रही हैं। परिणाम स्वरूप तमिल और सिंघली समुदाय के मध्य टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई, किंतु तमिलों के इलाके की स्वतंत्रता की मांगों को नकारा गया। 1980 के दशक तक उत्तरी पूर्वी श्रीलंका में स्वतंत्र तमिल इलम बनाने की मांग उठने लगी। एक शब्द है इलम, इलम का तात्पर्य है देश, यानी स्वतंत्र तमिल देश बनाने की मांग उठने लगी। इस टकराव में गृह युद्ध जैसे हालात पैदा कर दिए, यानी सिंघली और तमिलों के बीच में क्या हो गया? एक टकराव, वैचारिक मतभेद जैसे स्थितियां पैदा हो गई। गृह युद्ध अर्थात किसी देश के अंदर होने वाले आपसी टकराव। वर्ष 2009 में इस गृह युद्ध का अंत हुआ। तो ये तो था दोनों देशों की जो राजनीतिक दशा थी। अब इनको लेकर के यह आता है सामने कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। अगर उनको ऐसी परिस्थिति बनी रहने दी जाए तो ये शायद टकराव कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो दोनों ही पक्षों में, वो चाहे बेल्जियम हो या फिर श्रीलंका हो, श्रीलंका में तमिल और सिंघली और बेल्जियम में डच और फ्रेंच, इन दोनों ने आपसी साझेदारी के द्वारा अपना प्रशासन आगे अच्छी तरीके से चलाया। तो अब हम आखिरी में देखेंगे सत्ता की साझेदारी आवश्यक है या नहीं है। सत्ता की साझेदारी आवश्यक है या नहीं, इसके लिए मुख्य रूप से 2 तर्क दिए गए।
पहला, राजनीतिक स्थिरता या स्थायित्व के लिए साझेदारी आवश्यक है। अर्थात अगर हमें प्रशासन में स्थिरता लानी है तो उसके लिए आपस में सभी को साथ लेके चलना होगा। दूसरा, सत्ता की साझेदारी से सामाजिक समूहों में टकराव की स्थिति नहीं उत्पन्न होगी। अगर हम सबके विचारों को, सभी मतों को साथ लेके चलेंगे तो आपसी जो टकराव जैसी स्थिति होती है वो नहीं आएगी। इसके बाद बच्चों इसी लेसन के जो क्वेश्चन है इसको मैंने दिए हैं, आप इसको पढ़ करके इसमें ढूंढना है आपको और आंसर लिख करके मुझे सेंड करना है। पहला क्वेश्चन, बेल्जियम देश किस महाद्वीप में है? दूसरा, बेल्जियम की राजधानी व क्षेत्रफल कितना है? नेक्स्ट, बेल्जियम देश के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। नेक्स्ट है, बेल्जियम में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? श्रीलंका का आधिकारिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका के नामकरण को संक्षेप में बताइए। नेक्स्ट है, श्रीलंका की राजधानी क्या है? इलम किसे कहते हैं? नेक्स्ट है, श्रीलंका में सिंघली लोगों का प्रतिशत क्या है? और अंत में लॉन्ग क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी से आप क्या समझते हैं? बेल्जियम देश का उदाहरण देते हुए वर्णन कीजिए। तो ये चैप्टर था बच्चों 3 क्लासेस का ले करके मैंने आपकी सुविधा के लिए पूरा एक वीडियो बनाया है, जिससे कि आपको अलग अलग देखने की ज़रूरत ना पड़े और आप इसको अच्छे से देखिए, पढ़िए और क्वेश्चन भी मैंने दे दिए हैं, इसको आप लिख करके याद करें, जिससे कि जो सैटरडे में टेस्ट होगा उसका आपका अच्छा सा परफॉर्मेंस हो जो आगे आपके एग्ज़ाम में काम आएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, कोई बात आपकी छूट जाती है, समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में भी लिखें और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, टेक केयर।